हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेलिस्ट ऑफ ग्रुप थ्योरी। आज की जो वीडियो है वो एग्जाम्पल्स के लिए है। अगर आप लोगों ने ग्रुप की डेफिनेशन वगैरह नहीं देखी है तो आप लोग पुरानी वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुप। कुछ सेट देखेंगे कि कौन ग्रुप फॉर्म करते हैं और कौन से ऐसे सेट हैं जो कुछ ऑपरेशन के साथ ग्रुप फॉर्म नहीं करते। सबसे पहला है सेट ऑफ रियल नंबर विद एडिशन। क्या ये ग्रुप होता है? तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर को ही यूज़ करके हमें ये पता है कि अगर हम किन्हीं भी दो रियल नंबर्स को ऐड करते हैं तो जो आंसर आता है, कोई भी दो रियल नंबर का जो सम आता है वो हमेशा एक रियल नंबर ही होता है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी रियल नंबर में होल्ड करती है। एसोशिएटिविटी भी रियल नंबर में ट्रू होती है। हम कौन से दो रियल नंबर्स को पहले ऐड कर रहे हैं उससे आंसर हमारा चेंज नहीं होता। हम लोग किन्हीं भी दो रियल नंबर्स को पहले ग्रुप कर सकते हैं और उसके बाद किसी तीसरे रियल नंबर को ग्रुप कर सकते हैं, यानी कि ग्रुपिंग का ऑर्डर रियल नंबर में मैटर नहीं करता एडिशन के केस में, इसलिए एसोशिएटिविटी भी होल्ड हो रही है। तीसरी प्रॉपर्टी आती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या है, हमें पता है कि ज़ीरो रियल नंबर में बिलोंग करता है ना, और किसी भी रियल नंबर के साथ अगर हम ज़ीरो ऐड करें तो आंसर हमेशा वही रियल नंबर रहता है। तो x प्लस ज़ीरो करूँ या फिर ज़ीरो प्लस एक्स करूँ, फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही केस में हमेशा आंसर x ही आता है, यानी वही रियल नंबर हमको वापस मिल जाता है। फिर आती है इन्वर्स प्रॉपर्टी। आपको पता है कि हर एक रियल नंबर x के लिए अगर मैं उसके आगे एक नेगेटिव साइन लगा दूं तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स होता है। तो यानी कि हर एक रियल नंबर x के लिए माइनस एक्स तो एग्जिस्ट करता ही है, और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो आंसर हमेशा मेरा ज़ीरो आता है। तो ये माइनस एक्स जो है ये भी हमेशा रियल नंबर में ही बिलोंग करता है। हर एक नंबर का नेगेटिव भी रियल नंबर में ही बिलोंग करता है। तो यानी कि हर एक नंबर के लिए एक इन्वर्स भी रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है। फॉर एवरी एक्स इन आर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वाई बिलोंगिंग टू आर सच दैट एक्स प्लस वाई या फिर वाई प्लस एक्स दोनों ही किसके इक्वल होते हैं, ज़ीरो के, जहाँ पे वाई क्या होता है हमारा माइनस ऑफ एक्स होता है। क्योंकि ये चारों ही प्रॉपर्टीज़ होल्ड हो रही है, इसका मतलब क्या है कि आर प्लस क्या है, एक ग्रुप है। इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी, कॉम्यूटेटिविटी और सेट अगर इनफाइनाइट है तो इस ग्रुप को क्या कहते हैं वो सब। तो एडिशनल प्रॉपर्टीज़ में हमें पता है कि किसी भी दो नंबर को अगर मैं ऐड कर रही हूँ तो मैं उसको x प्लस वाई भी लिख सकती हूँ, y प्लस एक्स भी लिख सकती हूँ, इसमें आंसर तो चेंज नहीं होता ना। तो यानी कि मैं दो नंबर का ऑर्डर भी चेंज कर सकती हूँ एडिशन में। तो इसका मतलब r प्लस क्या है, एक अबिलियन ग्रुप है, क्योंकि ये हर एक रियल नंबर के लिए, हर एक पेयर ऑफ रियल नंबर के लिए ये चीज़ ट्रू है, इसीलिए r प्लस एक अबिलियन ग्रुप है। और क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर एक इनफाइनाइट सेट है तो r प्लस क्या है, एक इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप है। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो हैं वो एडिशन के रिस्पेक्ट में एक इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप बनाते हैं। तो अब देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के साथ सेट ऑफ इंटीजर ग्रुप बनता है या नहीं बनता। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोशिएटिविटी, ये दोनों जो प्रॉपर्टी हैं ये फंडामेंटल यानी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर से ही होल्ड हो जाती है। यानी कि आपको पता है आप कोई भी दो इंटीजर उठाओगे और उनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा इंटीजर ही रहता है। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है इंटीजर्स की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ऑफ इंटीजर इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, या फिर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर सेट ऑफ इंटीजर्स। सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोशिएटिविटी। ये भी हम फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर से ही कह सकते हैं कि पहले ऑर्डर ऑफ ग्रुपिंग क्या है ये मैटर नहीं करती इंटीजर के केस में। यानी कि मैं कोई से भी तीन एलिमेंट एक्स वाई जेड उठाऊँ इंटीजर से और पहले वाई जेड को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आए उसको एक्स से मल्टीप्लाई करूं, या फिर एक्स वाई को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आए उसको जेड से मल्टीप्लाई करूं, दोनों ही केस में आंसर सेम रहता है। तो इसका मतलब क्या कि मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो एसोशिएटिव होती है ओवर द सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। कोई एक ऐसा एलिमेंट है इंटीजर्स में जिसको मैं किसी भी दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर हमेशा वही इंटीजर आए। तो हाँ, वन एक ऐसा इंटीजर है, वन इंटीजर सेट में बिलोंग करता है और वन को मैं किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करूँ आंसर हमेशा वही इंटीजर आएगा। यानी एक्स अगर कोई भी इंटीजर है, एक्स को अगर मैं वन से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो आंसर हमेशा क्या रहेगा, एक्स ही रहेगा। वन मल्टीप्लाई बाय एक्स करूँ या फिर एक्स मल्टीप्लाई बाय वन करूँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा एक्स ही रहता है। तो इसका मतलब क्या कि वन यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है सेट ऑफ इंटीजर्स में। फिर आती है फोर्थ प्रॉपर्टी जो कि है इन्वर्स। क्या इन्वर्स होल्ड होता है? क्या हर एक इंटीजर के लिए एक इन्वर्स एग्जिस्ट करता है? इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है
इन्वर्स प्रॉपर्टी कहती है कि मैं कोई सा भी एलिमेंट लूँ Z से, उसके लिए मुझे एक यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए Z ही में, सच दैट कि A मल्टीप्लाई बाय B करूँ या फिर B मल्टीप्लाई बाय A करूँ, मेरा आंसर हमेशा क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगा। आइडेंटिटी क्या है, 1। तो यहाँ पे मैं कोई सा भी, मान लो अगर मेरी सबसे पहली जो नज़र जाती है वो ये कि ज़ीरो के लिए कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ज़ीरो हमारा सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करता है, लेकिन क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको मैं ज़ीरो से मल्टीप्लाई करूँ और मेरे पास 1 आ जाए? नहीं, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि आपको पता है किसी भी नंबर को अगर मैं ज़ीरो से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर हमेशा ज़ीरो ही आएगा। तो यानी कि ज़ीरो के पास कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। तो इसका मतलब इन्वर्स प्रॉपर्टी इस केस में फेल हो रही है, और इसीलिए Z विद मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट अ ग्रुप। तो हमने क्या देखा कि Z मल्टीप्लिकेशन के साथ एक ग्रुप नहीं बनाता, लेकिन अगर हम Z में से ज़ीरो रिमूव कर दें, अगर हम Z स्टार कंसीडर करें, जो कि कौन सा सेट है, कलेक्शन ऑफ ऑल द इंटीजर एक्सेप्ट ज़ीरो, यानी ज़ीरो को हटा करके बाकी सारे इंटीजर्स इस कलेक्शन में हैं, क्या ये ग्रुप बनाता है? तो आपको पता है कि जो तीनों प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी, क्लोजर, एसोशिएटिविटी और आइडेंटिटी, वो सब तो इसमें भी ट्रू हैं। इस केस में ज़ीरो हमने बोला था कि एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो क्या अगर ज़ीरो हटा दें तो बाकी इंटीजर्स के इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं? नहीं। आप कोई सा भी इंटीजर ले लो, जैसे मैंने 3 Z स्टार में बिलोंग करता है, क्या 3 का कोई इन्वर्स है? क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ और मेरे पास 1 आ जाए इंटीजर में? नहीं, कोई भी ऐसा B एग्जिस्ट नहीं करता जिसको कि मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ और मेरे पास 1 आ जाए, और ऐसा हर एक इंटीजर के लिए होता है। मतलब हर एक इंटीजर के लिए यही कंडीशन हम लोग बोल सकते हैं। तो यानी किसी भी इंटीजर के लिए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, केवल एक ही इंटीजर ऐसा है जिसके लिए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और वो कौन सा है? वो आइडेंटिटी एलिमेंट खुद ही है। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट आइडेंटिटी ही एग्जिस्ट करती है जिसको मैं आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 1 आ जाए, यानी कि 1 का इन्वर्स जो है वो 1 ही रहता है ना। तो केवल यही एक इंटीजर है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज़ किसी भी इंटीजर का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता सेट ऑफ इंटीजर में मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो इसका मतलब कि Z मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप नहीं बनाता, और Z स्टार भी मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप नहीं बनाता। ठीक है, ऐसे ही आप लोग बाकी ग्रुप्स चेक कर सकते हो, जैसे n सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप बनाता है? तो आप चेक करोगे क्या इसमें ये क्लोजर को भी सेटिस्फाई कर देगा, ये एसोशिएटिविटी को भी सेटिस्फाई कर देगा, ये आइडेंटिटी को भी सेटिस्फाई कर देगा, क्योंकि 1 नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। लेकिन फिर से ये अटकेगा कहाँ? इन्वर्स में, क्योंकि आप कोई सा भी इन्वर्स 3 आपको पता है नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, लेकिन क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ और मेरे पास 1 आंसर आ जाए? तो आंसर है नहीं। तो इसका मतलब n भी मल्टीप्लिकेशन के साथ एक ग्रुप नहीं बनाता। उसके बाद है सेट ऑफ रियल नंबर विद मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर से, एसोशिएटिविटी भी सेटिस्फाई हो जाएगी, आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई हो जाएगी, सेम जैसे हमने इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन वाला केस किया था। क्या इन्वर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी? तो नहीं। क्यों? क्योंकि ज़ीरो बिलोंग करता है रियल नंबर में। क्या ज़ीरो का इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बिलोंग करता है रियल नंबर में? कोई ऐसा नंबर है जिसको मैं ज़ीरो से मल्टीप्लाई करूँ और मेरे पास 1 आंसर आ जाए? नहीं, कोई भी ऐसा एलिमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करता है R में। इसका मतलब R भी मल्टीप्लिकेशन के साथ एक ग्रुप नहीं बनाता। ऐसे ही इसी रीज़न को देख के आप बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर भी मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप नहीं बनाते। अगर मैं R में से ज़ीरो हटा दूँ, ज़ीरो हटा करके मैं R स्टार सेट कंसीडर कर लूँ, यानी R माइनस ज़ीरो वाला सेट कंसीडर कर लूँ, क्या वो एक ग्रुप बनेगा मल्टीप्लिकेशन के साथ? क्योंकि ज़ीरो इन्वर्स के केस में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था और हमने ज़ीरो हटा दिया। बाकी आप कोई सा भी नंबर, कोई सा भी x ले लो रियल नंबर में, आपको पता है कि 1/x भी रियल नंबर में ही बिलोंग करता है, और x को अगर आप 1/x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा 1 ही आता है। ठीक है, यानी कि R स्टार मल्टीप्लिकेशन के साथ एक ग्रुप बनाता है। R स्टार क्योंकि इनफाइनाइट है, तो जो ग्रुप बनेगा वो एक इनफाइनाइट ग्रुप होगा, और रियल नंबर का जो सेट है वो मल्टीप्लिकेशन के साथ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। यानी आप किसी भी दो रियल नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो x मल्टीप्लाई बाय y और y मल्टीप्लाई बाय x, ये दोनों ही सेम होते हैं,
तो इसका मतलब कॉम्यूटेटिविटी भी होल्ड हो रही है हर एक पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब आर स्टार क्या है, एक इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप है मल्टीप्लिकेशन के साथ। इसके बाद आती है, ऐसी आप सेट ऑफ रैशनल नंबर के लिए भी प्रूव कर सकते हैं कि सेट ऑफ रैशनल नंबर भी सेम आर्ग्यूमेंट के साथ, सेट ऑफ रैशनल नंबर भी मल्टीप्लिकेशन के साथ तो ग्रुप नहीं बनाता, लेकिन जब आप इसमें से ज़ीरो हटा देंगे तो जो नया सेट आप कंसिडर करेंगे क्यू स्टार, वो मल्टीप्लिकेशन के साथ एक इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप बनता है। इसके बाद आती है सेट ऑफ रैशनल, हमने यहाँ बात करी सेट ऑफ इररेशनल की। सेट ऑफ इररेशनल क्या होता है, वो सारे एलिमेंट जिनमें नॉन रिकरिंग डेसिमल प्लेसेस होती हैं, जैसे √2, √3, इसमें क्या होते हैं, डेसिमल प्लेसेस कहीं ख़त्म ही नहीं होते। तो इस टाइप के एलिमेंट्स को हम इररेशनल नंबर्स बोलते हैं, और इनके कलेक्शन को हम बोलते हैं सेट ऑफ इररेशनल नंबर। क्या सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन के साथ एक ग्रुप बनाते हैं? आपको पता है कि √2 बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इररेशनल में। अगर मैं √2 और √2 लूँ सेट ऑफ इररेशनल से और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ तो आंसर क्या आएगा, √2 और √2 को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा, 2। क्या ये एक इररेशनल नंबर है? नहीं। तो इसका मतलब ये इररेशनल में बिलोंग नहीं करता। क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो गई, तो यानी कि सेट ऑफ इररेशनल मल्टीप्लिकेशन के साथ एक ग्रुप नहीं बनाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि सेट ऑफ इररेशनल जो है वो मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप नहीं बनाता, तो क्या वो एडिशन के साथ एक ग्रुप बनाता है? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि √2 बिलोंग करता है सेट ऑफ इररेशनल में, तो माइनस ऑफ √2 सेट ऑफ इररेशनल में ही बिलोंग करेगा, है ना। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। क्या 0 एक इररेशनल नंबर है? नहीं। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी फेल होती है और सेट ऑफ इररेशनल नंबर एडिशन के साथ एक ग्रुप फॉर्म नहीं करता। अभी शायद आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि अगर हम नेगेटिव इररेशनल्स को हटा दें तो शायद एक ग्रुप फॉर्म करे। क्या ऐसा हो सकता है? तो अगर आप कंसीडर करोगे सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इररेशनल नंबर्स और फिर देखोगे कि ये एडिशन के साथ ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता, तो आपको पता है कि √2 सेट ऑफ इररेशनल में बिलोंग करते हैं और ये एक पॉजिटिव नंबर भी है, यानी कि एक पॉजिटिव सेट ऑफ इररेशनल में बिलोंग करते हैं, और 1 माइनस √2 भी सेट ऑफ पॉजिटिव इररेशनल में बिलोंग करता है। लेकिन जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 1। क्या 1 सेट ऑफ इररेशनल में बिलोंग करता है? नहीं। ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो यानी कि सेट ऑफ पॉजिटिव इररेशनल भी एडिशन के साथ ग्रुप नहीं बनाते। अब हमने ऑलमोस्ट सारे ही इनफाइनाइट वाले ग्रुप कर लिए हैं जो हमने बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, सेट ऑफ इररेशनल, सेट ऑफ रैशनल, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये सब हम लोग कर चुके हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब हम आते हैं मैट्रिक्स पे। मैट्रिक्स क्या होती है? एलिमेंट्स की एक रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन होती है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स अगर आपके पास मान लो कि M2×2Z, ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेट ऑफ ऑल 2×2 मैट्रिसेस ओवर सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि ऐसी मैट्रिसेस जिसमें 2 रोज हों और 2 ही कॉलम्स हों और जो एलिमेंट्स आ रहे हों A, B, C और D, ये सारे के सारे कहाँ से आ रहे हो, इंटीजर सेट से आ रहे हो। तो क्या ये एक ग्रुप फॉर्म करेगा? क्या सेट ऑफ ऑल द मैट्रिसेस ओवर Z एक ग्रुप फॉर्म करेगा? किसके साथ, किस रिस्पेक्ट में, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एडिशन के केस में या मल्टीप्लिकेशन के केस में? तो पहले हम लोग चेक कर रहे हैं मैट्रिक्स एडिशन के साथ। मैट्रिक्स एडिशन कैसे होती है आप लोगों को पता है, A, B, C, D अगर ये एक मैट्रिक्स है और X, Y, Z और W अगर ये एक मैट्रिक्स है, तो आप लोगों को पता है कि जब हम दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, यानी कि जो फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ ही ऐड होगा, यानी A + X अगर आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो B + Y, C + Z और D + W, इस तरीके से होती है मैट्रिक्स एडिशन। तो हम लोग इसी ऑपरेशन को लेकर चल रहे हैं और देखते हैं कि क्या ये ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता। तो सबसे पहले तो आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस है, क्यों? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सेट ऑफ इंटीजर्स को बोल चुके हैं कि सेट ऑफ इंटीजर जो है वो एडिशन के साथ क्लोज होता है। अगर आप दो 2×2 की मैट्रिसेस उठा रहे हो जिसकी एंट्रीज जो है वो सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करती है, तो जब आप उन दोनों को सम अप करोगे तो भी एक 2×2 मैट्रिक्स आएगी और उसके एलिमेंट्स क्या होंगी, सम ऑफ इंटीजर्स, है ना। तो सम ऑफ 2 इंटीजर्स हमेशा एक इंटीजर होता है, यानी कि ये सारी एंट्रीज भी कहाँ बिलोंग कर रही होगी, सेट ऑफ इंटीजर में। तो हमें दो 2×2 की मैट्रिक्स ओवर इंटीजर ऐड करके क्या मिला, एक 2×2 की मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज कहाँ से आ रही है, सेट ऑफ इंटीजर से, यानी कि ये भी M2×2 ओवर Z में बिलोंग करता है। तो यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है।
फिर आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है एसोशिएटिविटी। एसोशिएटिविटी भी ऑब्वियस है। एसोशिएटिविटी हम ऑलरेडी अपने स्कूल लेवल पे भी देख चुके हैं कि मैट्रिक्स जो होता है वो एडिशन के केस में एसोशिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, या फिर मैट्रिक्स एडिशन जो है वो एसोशिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो यानी कि अगर आप कोई भी 3 मैट्रिसेस उठाओगे M2 क्रॉस 2 ओवर Z से, और आप पहले Y और Z को ऐड कर रहे हो और फिर उसमें X ऐड करोगे। X क्या है A1 B1 C1 D1, Y क्या है A2 B2 C2 D2, और Z क्या है A3 B3 C3 D3। और ये सारी की सारी जो एंट्रीज़ हैं इनकी वो कहाँ से आ रही है, सेट ऑफ इंटीजर से आ रही हैं। अगर आप पहले Y प्लस Z कर रहे हो तो इन दोनों को ऐड करके आपको यही मिलेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपने ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें X को ऐड कर लेते हैं, तो क्या आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3, ये सब हमको मिला, ठीक है। इसके बाद हम इसी चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, ये भी तो लिख सकते हैं A1 प्लस A2 और A3 को एक अलग मैट्रिक्स बना दिया जाए, A3 B3 C3 D3 को अलग कर दिया जाए। इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। तो यानी कि X प्लस वाई प्लस Z के इक्वल ये आ गया। तो यानी कि मैट्रिक्स सेट ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस ओवर Z जो है वो क्या है, एसोशिएटिव है। अब बात आती है आइडेंटिटी की। आपको पता है 0 0 0 0 0 मैट्रिक्स अगर मैं बनाऊँ 2 क्रॉस 2 की, तो वो M2 क्रॉस 2 ओवर Z में ही बिलोंग करेगी, क्योंकि 0 एलिमेंट Z में बिलोंग करता है। तो ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसको अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऑपरेट करूँ, किसी भी और मैट्रिक्स में ऐड करूँ, तो मेरे पास हमेशा वही मैट्रिक्स वापस आ जाएगी, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है या फिर एडिटिव आइडेंटिटी है M2 क्रॉस 2 ओवर Z की। इसके बाद आती है इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्या हर एक एलिमेंट के लिए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो क्योंकि हमने Z में पढ़ा है कि सेट ऑफ इंटीजर में जो है एडिशन के केस में हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो वही चीज़ यहाँ यूज़ हो जाएगी कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है ABCD M2 क्रॉस 2 ओवर Z में, यानी कि A B C और D ये सब के सब कहाँ से आ रहे हैं, Z से। तो आपको पता है कि इनके नेगेटिव्स भी होंगे Z में, तो यानी कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक Y, और Y कैसा दिखता है, नेगेटिव ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स। तो ये मैट्रिक्स भी एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है जहाँ पे एंट्रीज जो है वो Z से बिलोंग कर रही है। तो हर एक मैट्रिक्स के लिए एक ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी सच दैट कि मैं उन दोनों को सम अप करूँ तो मेरे पास आंसर हमेशा क्या आए, एडिटिव आइडेंटिटी आए। जो मैट्रिक्स एडिशन के केस में आइडेंटिटी थी वही हमारे पास आंसर आ जाए। तो यानी कि x प्लस वाई करूँ या फिर y प्लस एक्स करूँ, दोनों ही केस में मेरे पास क्या आ रही है, 0 0 0 0। तो यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए एक इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है M2 क्रॉस 2 ओवर Z में। तो चारों प्रॉपर्टीज होल्ड हो गई। तो यानी कि सेट ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस ओवर द सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन इज़ अ ग्रुप। अब क्योंकि Z कॉम्यूटेटिव है तो उसी को यूज़ करके हम ये दिखा देते हैं कि मैट्रिक्स एडिशन भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, या फिर मैट्रिक्स एडिशन भी कॉम्यूटेटिव है। तो अगर आप कोई भी दो मैट्रिसेस लोगे, कोई भी दो मैट्रिक्स अगर आप ले रहे हो ABCD और दूसरी है XYZ और W, अगर ये दोनों मैट्रिक्स आप ले रहे हो, इन दोनों को ऐड कर रहे हो, तो आंसर क्या आएगा, A प्लस एक्स, B प्लस वाई, C प्लस Z और D प्लस W। आपको पता है कि सेट ऑफ इंटीजर जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यानी कि A प्लस एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, X प्लस A, Y प्लस B, Z प्लस C, और इसको कैसे लिख सकते हैं, W प्लस D। इसको हम वापस से ब्रेक करें तो ये किसके इक्वल है, X Y Z W प्लस A B C D। यहाँ पे ये दोनों मैंने कोई भी आर्बिट्ररी मैट्रिसेस ली थी, तो क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, यानी X प्लस वाई सेम एज Y प्लस एक्स, मतलब किन्हीं भी दो मैट्रिसेस का ऑर्डर चेंज कर दूँ अगर, तो भी फ़र्क नहीं पड़ रहा मैट्रिक्स में एडिशन के केस में। तो यानी कि ये एक अबिलियन ग्रुप है। और क्योंकि हम ऐसी इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैट्रिसेस बना सकते हैं Z से एलिमेंट लेकर के, क्योंकि ये एक इनफाइनाइट सेट है, इसका मतलब कि ये जो ग्रुप बना है ये एक इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप है, ठीक है। और इसी तरीके से आप लोग प्रूफ कर सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर। अभी हमारी एंट्रीज कहाँ से आ रही थी, इंटीजर से, अब हमारी एंट्रीज कहाँ से आ रही है, रियल नंबर से। वो भी एडिशन के साथ एक ग्रुप बनाता है, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो एडिशन के साथ क्लोज भी है, एसोशिएटिव भी है, कॉम्यूटेटिव भी है ना। और ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल हैं। तो यानी कि ये वाला भी जो बनेगा ये भी इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप बनेगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं। अब देखो हमने वापस से वही सेट कंसीडर करा है, सेट ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस
ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर। अभी जो हमने एग्जांपल करा था वो सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर था, अब हम एंट्रीज कहाँ से ले रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से। अब हम देखेंगे कि क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कि अगर आपके पास ए बी सी डी और एक्स वाई जेड डब्ल्यू ये दो मैट्रिसेस हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई आप लोग कैसे करते हैं, आप लोग लेते हैं फर्स्ट रो को पहले मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट एलिमेंट के साथ और उससे आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि पहला एलिमेंट बनता है। तो कैसे करते हैं, ए एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स के साथ, ए एक्स प्लस बी जेड। ऐसी 1 2 इंडेक्स वाला एलिमेंट आप कैसे लेकर के आएंगे, फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, तो क्या आएगा ए वाई प्लस बी डब्ल्यू। ऐसी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कैसे बनाएंगे, सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट कॉलम के साथ तो क्या आएगा सी एक्स प्लस डी जेड। ऐसी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट कैसे बनाओगे, सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम के साथ तो आएगा सी वाई प्लस डी डब्ल्यू। तो इस तरीके से होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखते हैं कि क्या ये सेट मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनता है या नहीं बनता। मल्टीप्लिकेशन मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है, अगर आप दो एलिमेंट्स चूज़ कर लो M2×2 ओवर R से, तो x और y मान लो कि ये दो एलिमेंट मैंने यहाँ से आर्बिट्ररीली चूज़ करें, तो अगर ये दोनों एलिमेंट M2×2 ओवर R से हैं तो इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, ये दोनों के दोनों 2×2 मैट्रिक्स होंगी जिनकी एंट्रीज जो होगी वो रियल नंबर से आ रही होगी, ठीक है। तो x हमने मान लिया A1 A2 A3 A4, ऐसी y हो गया B1 B2 B3 B4 जहाँ पे सारी की सारी एंट्रीज रियल नंबर से आ रही हैं। अब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आता है, ये आता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से मल्टीप्लाई करके देखना। अगर आप 1 1 इंडेक्स वाला एलिमेंट निकाल रहे हो जिसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है वो अगर आप निकाल रहे हो तो आप क्या करोगे, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा A1 B1 प्लस A2 B3, ठीक है। ऐसे ही आप बाकी के एलिमेंट्स भी निकाल सकते हो। तो क्या ये एलिमेंट M2×2 ओवर R में बिलोंग कर रहे हैं, अगर हम देखें तो ये 2×2 मैट्रिक्स तो बन रही है, तो और क्या चाहिए हमको कि ये रियल नंबर हो, ये रियल नंबर हो, ये भी, ये सारी की सारी एंट्रीज जो हो वो रियल नंबर हो। क्या ये रियल नंबर है, तो हाँ, क्यों है, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो एडिशन के साथ भी क्लोज होता है और मल्टीप्लिकेशन के साथ भी क्लोज होता है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन जो है एलिमेंट्स का वो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा होगा और ऐसे ये सारे के सारे जो है रियल सेट में ही बिलोंग कर रहे होंगे। तो वही चीज़ हम लोगों ने यूज़ करी है, सिंस आर इज़ क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, दैट मीन्स जो x क्रॉस y है जो ये मैट्रिक्स बनी है ये M2×2 ओवर R में बिलोंग करेगी, ठीक है। तो यानी कि ये सेट जो है वो क्लोज्ड है अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद आती है एसोशिएटिविटी। तो एसोशिएटिविटी मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वो हमेशा एसोशिएटिव होता है, ये हम ऑलरेडी अपनी 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ चुके हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा एसोशिएटिव होता है, ये भी एक बेसिक प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की। तो इसका मतलब अगर आप कोई भी एक्स वाई जेड 3 मैट्रिसेस ले लोगे M2×2 ओवर R से, तो आप पहले किन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हो उससे आपका आंसर चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये एसोशिएटिविटी को भी सेटिस्फाई करता है। अगर आप चाहो तो एक्स वाई जेड को आर्बिट्ररी कंसीडर करके उनको एक सिंबल देके भी चेक कर सकते हो ये चीज़। आप LHS को सॉल्व करोगे और RHS को सॉल्व करोगे तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। इसके बाद आती है आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट, क्या आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है मल्टीप्लिकेशन के केस में, तो आपको पता है अपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है कि आप उसको किसी भी और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा वही मैट्रिक्स रहेगी। तो यानी कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बिलोंग करती है M2×2 ओवर R से, रियल एंट्रीज है ना इसकी सारी, यानी कि आप कोई सा भी एलिमेंट कंसीडर करो M2×2 ओवर R से और उसको इस आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर हमेशा वही मैट्रिक्स रहेगी। इसका मतलब क्या है कि इस केस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट हो गई। इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्या इन्वर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, तो मान लो कि मैंने ये 2×2 की मैट्रिक्स कंसीडर करी, कहाँ से, M2×2 ओवर R से, यानी एक 2×2 मैट्रिक्स जिसकी जो एंट्रीज़ हैं वो रियल नंबर में बिलोंग कर रही है। तो आपको पता है कि आप किसी भी मैट्रिक्स का अगर कोई भी मैट्रिक्स है 2×2 की तो आप उसका इन्वर्स कैसे निकालते हो, अगर एग्जिस्ट करता है तो वो होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A का मल्टीप्लिकेशन। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि A
का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करे, नॉन ज़ीरो एलिमेंट हो, सॉरी ए का डिटर्मिनेंट क्या हो, एक नॉन ज़ीरो वैल्यू हो, तभी हम बोल सकते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो क्योंकि मैंने ये एलिमेंट लिया M2 क्रॉस 2 ओवर R से और इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखा तो डिटर्मिनेंट आ रहा था 2 2 सा 4 माइनस 4 1 सा 4, तो ये था डिटर्मिनेंट जो कि आ रहा था 0, यानी कि ये जो मैट्रिक्स जो मैंने ली है ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। सिंगुलर मैट्रिक्स का कभी भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब ये एलिमेंट ऐसा है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो मुझे इस सेट में एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब कि ये ग्रुप नहीं बन सकता, इन्वर्स प्रॉपर्टी फेल हो गई। तो इसका मतलब M2 क्रॉस 2 ओवर R मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के साथ एक ग्रुप फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आई है, प्रॉब्लम आई है डिटर्मिनेंट ज़ीरो होने पे, है ना। प्रॉब्लम आई है जब हमारा डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का ज़ीरो हो गया। अगर हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कंसीडर करें तो यानी कि ऐसी मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, इसी M2 क्रॉस 2 ओवर R से ही एक सबसेट कंसीडर करें जिसका नाम है GL2R, यानी जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 ओवर द रियल नंबर, यानी कि फिर से 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस जिसकी एंट्रीज सारी रियल नंबर से आ रही है, लेकिन ऐसी मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है। तो ये सेट कैसे डिफाइन है, ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस सच दैट डिटर्मिनेंट इज़ नॉन ज़ीरो और जो एंट्रीज आ रही हैं वो रियल नंबर से आ रही हैं। तो सबसे पहली बात, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है क्या। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए मुझे क्या चाहिए कि अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट लूँ GL2R से और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर हमेशा क्या रहेगा, GL2R में ही रहेगा। तो अगर मैंने दो एलिमेंट लिए तो किस फॉर्म के होंगे, 2x2 मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा। अब मुझे चाहिए कि इनका मल्टीप्लिकेशन भी इसी में बिलोंग करता हो। कोई भी दो मैट्रिसेस अगर A और B 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस हैं और मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स C आएगी उसका भी तो ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा ना। ये तो आप लोगों को पता है, क्योंकि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती है उसका ऑर्डर हम लोग कैसे निकालते हैं, इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और इसके नंबर ऑफ़ कॉलम मिल करके उसकी डायमेंशंस बनाते हैं, है ना। तो यानी कि अगर मैं दो मैट्रिसेस ले रही हूँ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा। लेकिन अब और क्या चाहिए हमें, केवल 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स चाहिए क्या, नहीं, इसकी एंट्रीज रियल नंबर होनी चाहिए। तो आप ऑलरेडी पीछे देख चुके हो कि अगर आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हो जिनके एलिमेंट्स जिनकी एंट्रीज जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करती है, तो जो आपको रिजल्टेंट एलिमेंट्स मिलते हैं, जो आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स के एलिमेंट मिलते हैं वो इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन से मिलते हैं। और वो लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर में ही बिलोंग करता है। क्यों, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर क्लोज्ड है एडिशन के रिस्पेक्ट में भी और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी। तो ये तो हो गया कि आपको एक मैट्रिक्स मिलेगी 2 क्रॉस 2 की जिसके सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो रियल एंट्रीज होगी। और क्या चाहिए कि ये GL2R में बिलोंग करे, हमें ये चाहिए कि इसका डिटर्मिनेंट जो हो वो नॉन ज़ीरो हो। अब ये चीज़ हम लोग कैसे चेक करेंगे, हमने A और B कंसीडर करा GL2R में से, तो आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ A और B क्या है, नॉन ज़ीरो है। अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट कंसीडर करोगे तो हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी मैट्रिक्स की कि अगर हम A मल्टीप्लाई बाई B का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाई बाई डिटर्मिनेंट ऑफ B के बराबर होता है ना। जिसमें से ये भी नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है, दोनों के दोनों नॉन ज़ीरो हैं। तो अगर आप नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कर रहे हो तो जो आंसर आएगा वो भी तो नॉन ज़ीरो होगा। तो यानी कि जो डिटर्मिनेंट है C मैट्रिक्स का वो भी क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा। तो अब आपके पास सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई जिससे आप कह सकते हो कि ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रही है ये भी GL2R में बिलोंग करती है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोशिएटिविटी। एसोशिएटिविटी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्योंकि एसोशिएटिव होता है और GL2R केवल क्या है, M2 क्रॉस 2 ओवर R का ही तो एक सबसेट है। तो जब बड़े सेट पे एसोशिएटिविटी सेटिस्फाई हो रही है तो छोटे सेट पे भी तो होगी। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा एसोशिएटिव होता है। आप चाहे तो इसके लिए आर्बिट्ररी एलिमेंट्स, 3 आर्बिट्ररी एलिमेंट्स x, y और z ले लो GL2R में से, ठीक है। उनके सिम्बल्स, उनकी एंट्रीज़ को कुछ सिंबल दे दो, A1 A2 A3 A4, B1 B2 B3 B4, C1 C2 C3 C4, और उसके बाद LHS और RHS को सॉल्व करके देखो। x मल्टीप्लाई बाई y मल्टीप्लाई बाई z इज सेम एज x मल्टीप्लाई बाई y मल्टीप्लाई बाई z। आप LHS सॉल्व करोगे और आप RHS सॉल्व करोगे तो दोनों वैल्यूज सेम ही आएगी, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी होगी, इसलिए वो मैंने किया नहीं है। या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा एसोशिएटिव होता ही है। इसके बाद आती है बात आइडेंटिटी की। आपको पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट 1001 ये भी GL2R में बिलोंग करता है ना। क्यों,
क्योंकि पहली बात तो ये 2x2 मैट्रिक्स है, एंट्रीज इसकी रियल नंबर से आ रही हैं और इसका डिटर्मिनेंट हमेशा नॉन ज़ीरो होता है। तो यानी कि ये एलिमेंट Gl2r में बिलोंग करता है सच दैट कि आप कोई सा भी 2x2 मैट्रिक्स उठाओ Gl2r में से, तो आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करने पे उसका आंसर हमेशा वही मैट्रिक्स वापस आएगा। ठीक है, तो यानी कि ये एलिमेंट जो है वो आइडेंटिटी हो गई Gl2r की। इसके बाद आती है बात इन्वर्स प्रॉपर्टी की। Gl2r में हम लोगों ने क्या देखा, वो सारी मैट्रिसेस हमने रखी जिनका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है। यहीं पे इसी पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम आ रही थी M2x2 ओवर R में, तो यानी कि Gl2r में ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आपने अगर कोई सा भी A अगर आर्बिट्ररी एलिमेंट है Gl2r का, तो यानी कि उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा, यानी कि एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना। डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इनको बोलते हैं हम। और आपको पता है प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस के से कि हमेशा हर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का हमेशा इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी कि ए इन्वर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो अगर आपके पास ए कोई भी मैट्रिक्स है ऐसी A B C और D, तो आपको पता है आप इसको कैसे लिख सकते हो, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, AD माइनस BC है ना, जो कि हमें पता है कि नॉन ज़ीरो है, तो हम इसको डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स के लिए कैसे निकालते हैं, इन दोनों का प्लेस चेंज कर देते हैं, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, AD की जगह DA लिख लेते हैं और बाकी के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनमें माइनस का साइन लग जाता है। ये है इसका एडजॉइंट। ये एक स्केलर वैल्यू है। स्केलर वैल्यू जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है तो वो उसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है। तो D के साथ अगर आप 1 अपॉन AD माइनस BC मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, D अपॉन AD माइनस BC। ऐसे यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ B अपॉन AD माइनस BC। ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा, माइनस C अपॉन AD माइनस BC। और ऐसे यहाँ पे आएगा A अपॉन AD माइनस BC। D एक रियल नंबर है, AD माइनस BC भी एक नॉन ज़ीरो रियल नंबर है। दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो भी तो आंसर एक रियल नंबर ही रहेगा। ये भी एक रियल नंबर रहेगा, ये भी एक रियल नंबर रहेगा और ये भी एक रियल नंबर ही रहेगा। और यही चीज़ है जिसके लिए मैंने Gl2r कंसीडर करा था, Gl2z कंसीडर नहीं करा। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इंटीजर चुन लेती तो ठीक है, यहाँ तक तो मेरे सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड हो जाती, लेकिन इस कंडीशन में अगर ये इंटीजर में होता, ये भी इंटीजर में होता, तो क्या उनका डिवीजन भी इंटीजर में होता, नहीं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती। इसीलिए Gl2z एक ग्रुप नहीं होता मल्टीप्लिकेशन के साथ, लेकिन Gl2r एक ग्रुप होता है मल्टीप्लिकेशन के साथ। यानी कि हर एक मैट्रिक्स जो 2x2 की है और उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता ही है। ठीक है इसके बाद आती है क्या मैट्रिक्स। अब हमने ये तो बता दिया कि ये एक ग्रुप है, Gl2r मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप है। क्या एडिशनल प्रॉपर्टीज़ भी सेटिस्फाई होती हैं। आपने दो एलिमेंट उठा लिए 4 1 1 2 और ऐसी B में भी जो कि Gl2r में बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि इनकी रियल एंट्रीज़ हैं। जब आप इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा 8 माइनस 1 जो कि 7 है, विच इज़ नॉन ज़ीरो। इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आएगा 6 3 18 माइनस 16 यानी कि 2 विच इज़ अगेन नॉन ज़ीरो। तो यानी कि ये दोनों एलिमेंट Gl2r में बिलोंग करते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखो, A मल्टीप्लाई बाई B अगर हम करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 28 19 14 और 10। ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हो या फिर वीडियो पॉज करके। अगर आप B मल्टीप्लाई बाई A करेंगे तब क्या आएगा आंसर, 28 14 19 और 10। क्या ये दोनों सेम है। सेम कब बोलते हैं मैट्रिसेस को, जब उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज सेम होती है, यानी कि जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है, तो यानी कि ये दोनों मैट्रिसेस सेम नहीं है। इसका मतलब मुझे दो ऐसी मैट्रिक्स A और B मिल गई जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती, यानी A मल्टीप्लाई बाय B और B मल्टीप्लाई बाय A सेम नहीं है। इसका मतलब ये जो ग्रुप बना है Gl2r विद मल्टीप्लिकेशन, ये एक नॉन कॉम्यूटेटिव या फिर नॉन कॉम्यूटेटिव नहीं, नॉन अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, और ऐसी कितनी मैट्रिसेस मैं बना सकती हूँ Gl2r में, तो Gl2r में मैं ऐसी इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैट्रिसेस बना सकती हूँ। तो Gl2r एक इनफाइनाइट सेट है, इसीलिए ये जो पेयर है Gl2r विद मल्टीप्लिकेशन, ये एक इनफाइनाइट नॉन अबिलियन ग्रुप है। मैंने यहाँ आते आते मल्टीप्लिकेशन को डॉट से रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। मल्टीप्लिकेशन को मैंने स्टार्टिंग में क्रॉस से रिप्रेजेंट करा था,
तो ये गलती आप लोग मत करना। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन को क्रॉस से यूज़ करा था, लास्ट तक आते आते मैंने मल्टीप्लिकेशन को डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। ये केवल एक रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन वो आपकी थ्रू आउट द क्वेश्चन सेम रहनी चाहिए। अगर आपने स्टार्टिंग में डॉट से रिप्रेजेंट करा है, डॉट से आपने क्वेश्चन शुरू करा है, तो आप डॉट ही यूज़ करोगे थ्रू आउट द क्वेश्चन, जहाँ पे भी मैं मल्टीप्लिकेशन की बात कर रही होंगी। और अगर आपने क्रॉस से मल्टीप्लिकेशन दिखाई दी तो आप क्रॉस ही यूज़ करोगे। इसके बाद आती है बात, अभी तक हम लोगों ने इनफाइनाइट ग्रुप्स देखे, इनफाइनाइट सेट देखे और उनसे ग्रुप्स बनाए। अब फाइनाइट सेट में क्या होगा? इनफाइनाइट सेट में तो हम लोग क्लोजर के लिए भी बोल रहे थे कि ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी से होल्ड कर रहे हैं, एसोशिएटिविटी के लिए भी बोल रहे थे फंडामेंटल प्रॉपर्टी से होल्ड कर रहे हैं, आइडेंटिटी, मतलब हम लोगों ने जो एग्जांपल्स देखे वो ऐसे थे जो हम ऑलरेडी 12th क्लास तक पढ़ते हुए आए हैं। हमने उन सब में आइडेंटिटीज़ देखी हैं, हमने उन सब में क्लोजर प्रॉपर्टी देखी है, इसीलिए हम लोगों ने उनको केवल यहाँ यूज़ करा, उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ को। जब हम लोग फाइनाइट ग्रुप्स को प्रूव करते हैं कि वो ग्रुप है या नहीं, उस केस में हम लोगों को क्या करना होता है? उस केस में हम लोग को हर एक पेयर को उठा के चेक करना होता है कि वो क्या क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो उस चीज़ के लिए हम लोगों के पास केलीज़ टेबल यूज़ होती है, ठीक है, केलीज़ टेबल यूज़ होती है उसके लिए। अब हम लोग कुछ फाइनाइट सेट के एग्जांपल देखते हैं। केलीज़ टेबल क्या होती है? अगर आप किसी भी सेट जी में, मान लो अगर आपके पास 3 एलिमेंट है 1, 2 और 3, और आप देख रहे हो कि एडिशन के केस में एडिशन के साथ ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता, तो आप क्या करोगे? जी के एलिमेंट्स को इधर भी लिखोगे, इधर भी लिखोगे, और उसके बाद यहाँ लिखोगे ऑपरेशन, उसके बाद इसके और इसके बीच में ऑपरेशन लगाओगे। तो यानी कि आप क्या कर रहे हो? एक तरीके से हर एक पेयर को कंसीडर कर रहे हो। पहले 1 के साथ जी के सारे एलिमेंट कंसीडर कर रहे हो, फिर 2 के साथ जी के सारे एलिमेंट कंसीडर कर रहे हो, फिर 3 के साथ जी के सारे एलिमेंट कंसीडर कर रहे हो। इस तरीके से आपके जो जी क्रॉस जी के सारे एलिमेंट हैं वो हम लोग चेक कर रहे हैं कि सेटिस्फाई कर रहे हैं उस कंडीशन को या नहीं कर रहे, ठीक है। तो केलीज़ टेबल से हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं जो कि है Z2 विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलो 2, क्या ये एक ग्रुप है या नहीं है? Z2 क्या है? Z2 में एलिमेंट 0 और 1 ही बिलोंग करते हैं। बनते कैसे हैं ये एलिमेंट? Z2 यानी कोई भी एलिमेंट अगर आप ले रहे हो 0 और 1 इसमें बिलोंग करते हैं, यही सारे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपका कोई भी एलिमेंट आ रहा है, मान लो 3 जैसे कोई एलिमेंट है, तो उसको उस पर आप mod 2 अप्लाई करके उसको Z2 का एलिमेंट की तरह दिखा रहे हो। तो 3 mod 2 यानी कि 2 से जब आप 3 को डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो होता है 3 mod 2 के इक्वल, यानी कि 1। ऐसे ही अगर आपके पास कोई भी नंबर है 16, तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर आया 0। तो यानी कि Z2 में केवल 2 ही एलिमेंट होते हैं, 0 और 1। बाकी जो भी बड़े एलिमेंट 2 से होंगे उनको हम लोग डिवाइड कर देंगे और फिर से आंसर इन्हीं दोनों में से कोई एक चीज़ आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है जो भी आपके नंबर्स हैं या तो वो एक इवन नंबर होंगे या फिर वो ऑड नंबर होंगे। अगर वो इवन नंबर होंगे तो क्या आएगा आंसर? 0, 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आएगा, और अगर वो एक ऑड नंबर होगा तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो Z2 आपको समझ में आ गया क्या होता है। उसके बाद अगर आपके पास कोई नेगेटिव नंबर है, मान लो अगर आपके पास -4 आया है कोई नंबर, तो होता क्या है, हम 2 से डिवाइड तो नहीं कर सकते नेगेटिव एलिमेंट को, तो हम 2 इसमें ऐड करते हैं। कब तक? जब तक ये फर्स्ट पॉजिटिव नंबर तक नहीं आ जाता। तो कहाँ पे आया ये? 0, यानी -4 भी 0 mod 2 के इक्विवेलेंट होता है। तो यानी कि आप इससे पॉजिटिव नेगेटिव हर एक एलिमेंट को इन 2 एलिमेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो Z2 में डिस्टिंक्ट एलिमेंट 2 ही होते हैं, वो है 0 और 1। तो देखते हैं कि क्या ये Z2 विद एडिशन मॉड्यूलो 2 ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता। एडिशन मॉड्यूलो 2 मतलब इसके कोई भी 2 एलिमेंट आप ऐड करोगे, फिर डिवाइड बाय 2 करोगे और जो रिमाइंडर आएगा वो लिखोगे। तो मैंने क्या करा, Z2 के एलिमेंट लिख दिए, इधर भी और इधर भी, रो में भी और कॉलम में भी। अब देखते हैं इनमें हर एक पेयर ऑफ एलिमेंट के बीच में एडिशन मॉड्यूलो 2 लगाना है। तो 0 + 0, तो आंसर 0 ही आया। आप 2 से डिवाइड भी करोगे तो क्या 0 ही रहेगा। तो यानी कि 0 + 0 आपके पास आया 0, 0 + 1, 2 से डिवाइड करोगे 1 को तो रिमाइंडर वही नंबर बचेगा ना, 1 ही रिमाइंडर रहेगा। तो यहाँ पे 1 रहा। ऐसे ही 1 + 0 भी हमारे पास 1 आया। 1 + 1, जब आप 1 + 1 करोगे तो वो आएगा 2। 2 से अगर आप 2 को डिवाइड कर रहे हो तो आंसर क्या आएगा? 0, ठीक है। यानी रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। तो अब आप देख सकते हो इस टेबल में हर एक एलिमेंट या तो 0 है या फिर 1 है। तो यानी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो यानी फॉर एवरी एलिमेंट A and B बिलोंगिंग टू Z2, A एडिशन मॉड्यूलो 2 B बिलोंग्स टू Z2, ठीक है।
ये आप के लीस्ट टेबल से देख पा रहे हो क्योंकि हमने हर एक पेयर को कंसीडर कर लिया है, तो इसके अलावा कोई एलिमेंट इसके बन नहीं रहे, केवल 0 बन रहा है या फिर 1 बन रहा है। तो यानी कि ये जो Z2 सेट है ये क्लोज्ड है अंडर एडिशन मॉड्यूलो 2। फिर आती है बात एसोशिएटिविटी की, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स एसोशिएटिव होते हैं। सेट ऑफ Z2 एक सबसेट ही है इंटीजर्स का, वो भी एसोशिएटिव होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और मॉड्यूलो 2 करके कोई आंसर चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे आप यही लिख सकते हैं क्योंकि इंटीजर सेट एसोशिएटिव होते हैं, इसीलिए जो Z2 है वो भी एसोशिएटिव है विद एडिशन मॉड्यूलो 2। ठीक है, उसके बाद आती है आइडेंटिटी। इस केस में आप लोग के लीस्ट टेबल में देखो, ऐसा एलिमेंट जिसके लिए जो रो आ रही है ऑपरेशन लगाने के बाद वो सेम आ रही है जो हमारी ओरिजिनल एलिमेंट्स की रो है 0 1 0 1, और कॉलम आ रहा है वो भी वही आ रहा है 0 1 0 1। तो यानी कि ऐसे एलिमेंट, ये दोनों का जो इंटरसेक्शन आ रहा है वही हमारा होता है क्या, वही हमारा होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0। ठीक है, तो ऐसा एलिमेंट जिसके लिए रो यहाँ पे 0 है, तो जो रो आ रही है 0 के साथ की जो रो आ रही है वो ओरिजिनल रो के इक्वली आ रही है। यहाँ पे 0 है, जो इसके साथ का जो कॉलम आ रहा है वो ओरिजिनल कॉलम के इक्वली आ रहा है। तो यहाँ पे 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो वही मैंने लिखा है 0 बिलोंग्स टू Z2 एंड फॉर एवरी A बिलोंगिंग टू Z2 A प्लस 0 इज सेम है 0 प्लस A दैट इज इक्वल टू A। इसका मतलब क्या है, 0 क्या है यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी है Z2 की, और यहाँ पे एडिशन का साइन है जिसका मतलब है एडिशन मॉड्यूलो 2, एडिशन मॉड्यूलो 2। ठीक है, इन्वर्स क्या है, इन्वर्स हम लोग कैसे पता करते हैं, हम लोग देखते हैं कि के लीस्ट टेबल में जो हमने सॉल्व करा है वहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी कहाँ कहाँ पे है। एक तो ये है 0 और एक ये है 0। अब वो जिस जिस एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बन रहा है ना, उन दोनों को हम बोलते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो यहाँ पे 0 इज़ द इन्वर्स ऑफ 0 एंड 1 इज़ द इन्वर्स ऑफ 1। तो वही चीज़ हम लोगों ने लिखी हुई है, 0 इज़ द इन्वर्स ऑफ 0, 1 इज़ द इन्वर्स ऑफ 1, यानी कि हर एक एलिमेंट का एक इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इसीलिए Z2 विद एडिशन मॉड्यूलो 2 क्या है, एक ग्रुप है। और क्योंकि Z2 फाइनाइट ग्रुप है, फाइनाइट सेट है, इसका मतलब Z2 विद एडिशन मॉड्यूलो 2 क्या है, फाइनाइट है। अब अबीलियन, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर में आप किसी भी दो इंटीजर को, क्योंकि इंटीजर्स जो होते हैं वो अबीलियन होते हैं, इंटीजर्स जो होते हैं वो कॉम्यूटेटिव होते हैं एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो Z2 में भी तो इंटीजर्स ही हैं। तो आप किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को ऐड करो और उनको इंटरचेंज करके ऐड करो, आंसर हमेशा सेम ही रहेगा। यानी कि 0 प्लस 1 कर रहे हो तो 1 आ रहा है, ऐसे ही 1 प्लस 0 कर रहे हो तो भी 1 आ रहा है, 1 प्लस 1 कर रहे हो तो 1 आ रहा है, 1 प्लस 1 कर रहे हो तो 0 आ रहा है। दोनों ही केस में आंसर सेम ही आ रहा है। आप इंटरचेंज करके भी एलिमेंट को चेक करोगे तो आंसर सेम ही आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, एक फाइनाइट अबीलियन ग्रुप है। बाकी के एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।